सुबह के 10 बजे थे। पांडे ऑफिस में बैठकर सारे के सारे घटनाक्रम को जोड़ रहा था, किंतु कोई भी सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। कांस्टेबल ने आकर बताया कि सर, अनाया जी आपसे मिलने आई हैं। पांडे, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। अनाया अंदर आकर खड़ी हो गई तो पांडे ने कुर्सी की ओर संकेत करते हुए कहा, बैठ जाइए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सहमती हुई अनाया वहां पर बैठ गई। उसने कहा, सर, मेरे पति की लाश कहाँ चली गई? प्लीज आप मुझे बताइए, प्लीज। पांडे, हाँ, उसी के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। देखिए, विगत कई दिनों से एक हत्यारे ने कई हत्याएं की है। कल रात्रि को हंसराज चोपड़ा का भी मर्डर हो गया है, जो म्यूजियम के डायरेक्टर थे। सभी घटनास्थल पर एक विचित्र प्रकार की बदबू अनुभूत की गई है। ऐसे ही दुर्गंध युक्त एक साया को विगत दिवस में पहले आपके घर के आसपास देखा गया था। आपका उस हत्यारे से कोई न कोई संबंध तो है। संभव है कि वो वहां पर आपसे उस दिन मिलने आया हो, लेकिन बिना मिले ही चला गया हो। यह भी हो सकता है कि वो आपको मारने आया हो। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब आप मुझे ये बताइए कि वास्तव में आरव के साथ हुआ क्या था। जो सच है वही बताइएगा, ताकि हमें इस केस में कुछ सहायता प्राप्त हो सके। अनाया, मेरे पति बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के धनी थे। मुझे अत्यधिक प्रेम करते थे, म्यूजियम में जॉब करते थे। जीवन प्रसन्नता एवं सुख के साथ व्यतीत हो रहा था। अनायास एक दिन उन पर हत्या का आरोप लगा तो मैं उनसे मिलने कारागार चले गई। तब वहां उन्होंने मुझे बताया था कि यह सब हितेश कुमार और उसके दोस्तों का करा धरा है। उन्हीं लोगों ने मिलकर मेरे पति को फंसाया है। लेकिन क्यों, ये सब उन्हें नहीं पता था। पांडे, फिर उन्हें ये सब कैसे पता चला कि इसके पीछे हितेश कुमार का हाथ है? अनाया, उनकी हितेश के साथ कोई शत्रुता नहीं थी। ये सब उनको उस व्यक्ति ने बताया था जो रोड पे मरा पड़ा था। सारे साक्ष्य उनके विरुद्ध थे, इसीलिए निर्दोष होते हुए भी उनको फांसी हो गई थी। ये कहते हुए अनाया सुबकने लगी। पांडे, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। मैं इस केस को दूसरे एंगल से हैंडल करूंगा। आरव की पुरानी केस को भी मैं स्टडी करूंगा। यदि वो निर्दोष है तो जिसने भी वास्तव में अपराध किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अनया, जी, जो भी कुछ पता चले मुझे बताएगा जरूर। पांडे ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, ठीक है। फिर अनाया वहां से चले गई। पांडे ने आरव की केस फाइल को निकालकर सोचने लगा कि इन सभी हत्याओं के पीछे आरव का कोई न कोई कनेक्शन तो है। इसलिए मुझे पहले आरव के केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना होगा। फाइल को ध्यानपूर्वक पढ़ा तो उस व्यक्ति पर संदेह हुआ जिसने उसके मर्डर के समय फोटो खींची थी। वही पक्का साक्ष्य था जिसके अंतर्गत आरव को फांसी हुई थी। ऑफिस से बाहर आकर उसने शर्मा को कहा, आओ चलें, फोटो खिंचवा कर आते हैं। जी सर। शर्मा को कुछ समझ में तो नहीं आया कि पांडे ने क्या कहा, लेकिन आदेश को पूरा करना उसकी ड्यूटी थी, इसीलिए वो पांडे के साथ चल दिया। आरव के कत्ल का
फोटो खींचने वाला और चश्मदीद के रूप में गवाही देने वाले का नाम था रामू। पांडे की गाड़ी सीधे रामू के घर के सामने जाकर रुकी। पुलिस गाड़ी का सायरन सुनकर रामू बाहर निकल आया। पुलिस की गाड़ी देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पांडे ने उतरकर रामू के चेहरे का रंग उड़ता देख पहचान लिया कि यही रामू है। क्या हाल है रामू? प्रश्न उछालते हुए पांडे ने कहा। ठीक हूँ साहब। सर, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? रामू ने उखड़ती सांसों पर नियंत्रण रखते हुए कहा। पांडे, नहीं, बस कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी तुमसे, और क्या। अगर सच सच बता दोगे तो कोई भी तुम पर प्रॉब्लम नहीं होगी। रामू, पूछिए साहब, आप तो माई बाप हो, हम आपसे कैसे झूठ बोल सकते हैं? पांडे, जब आरोप ने हत्या की तब तुम वहां पर क्या कर रहे थे? रामू को इस प्रश्न की आशा नहीं थी। शब्दों को अटकता हुआ बोला, साहब मैं उसके साथ ही था। जब आरब ने उस पर हमला किया तो मैं डरकर वहीं पर पास में ही छुप गया था। लेकिन उसने तुम पर हमला क्यों किया? उसकी आंखों में आंखें डालकर पांडे ने कहा। रामू, वो साहब, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। आंखें चुराते हुए बोला। पांडे, मैं बताता हूँ, मेरी तरफ देखो रामू। आरब ने तुम पर हमला नहीं किया था, बल्कि तुमने सौरभ पर हमला किया था। और जब आरब ने वहां आकर उसकी मदद करने का कोशिश किया तो तुमने उसी पर ही कत्ल का इल्जाम डाल दिया। तुमने फोटो लिए और कोर्ट में झूठी गवाही दी। ये सब तुमने हितेश कुमार के कहने पर किया होगा, है ना? क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? पुलिस के मुंह से ही सारा का सारा सच सुनकर रामू पूरी तरीके से कांप उठा। उसने समझ लिया कि अब बचने का कोई मार्ग शेष नहीं है, इसलिए वो वहां से भाग खड़ा हुआ। जिस तरीके से सिंह एक बेचारे से हिरन को झपटकर पकड़ लेता है, वैसे ही पांडे से अपराधी बचकर नहीं जा सकता। पांडे ने लंबी लंबी डग भरकर उसको लपक कर पकड़ लिया। रामू को दबोचकर उसके गाल पर कसकर 2 थप्पड़ रसीद दिए तो उसने सब कुछ उगल दिया कि उसने ये सब हितेश के कहने पर किया था। इसके एवज में उसे पूरे 5 लाख रुपए मिले थे। पांडे उसे गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाना ले आया, जहां पर उसके बयान को रिकॉर्ड कर लिया गया ताकि भविष्य में वो अपने बयान से मुकर न सके।